जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक लंबी फेंक दी है और उसमें लंबी फेंकने में भारत की कॉपी की है कि क्योंकि आज के समय भारत कश्मीर में एक से एक लंबे 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 प्रोजेक्ट और सड़कों के लंबे लंबे प्रोजेक्ट और बड़े से बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और डैम बना रहा है। डैम की इस कड़ी में पाकिस्तान ने यही कॉपी किया है कि हम भी डैम बनाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। डैम के नाम पे पाकिस्तान की हुकूमतों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। पीओके के कश्मीरियों का जीवन स्तर इतना गिर चुका है कि वहाँ के लिए ना ही तो लाइट, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, रोजगार कुछ मुहैया नहीं करवा पाई है, ना ही साफ पानी। गिलगिट बाल्टिस्तान के भी यही हालात है। तो दोस्तों, अब लंबी फेंकने के बाद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पैसा बटोरने के चक्कर में डैम की जो घोषणाएं कर रहा है कि हम महीने में 10 डैम बनवाएंगे, तो अमित भसीन ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के समय ही यहाँ डैम बना पाए थे। उसकी बात पाकिस्तान की हुकूमतों ने सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरे और कुछ भी पीओके के लोगों को नहीं दिया है। दूसरी तरफ भारत में जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देखें तो बहुत अच्छा जो विश्लेषण और जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो चला रहे हैं आज कश्मीरियों को, सबसे पहले फायदा उनका हो रहा है, जबकि पाकिस्तान पीओके में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आलिया शाह और हामिद भसीन की बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि 10 साल में 10 डैम बन जाएंगे, क्या आपको लगता है कि जहां 20 साल के बाद एक पहले 20 साल पहले मोमन डैम का वो बातचीत हुई, उसका वो बना, उसके बाद 20 साल के बाद उसको शुरू किया गया, तो वही 10 साल के अंदर 10 डैम बन पाएंगे? आप समझते हैं ऐसा? और साथ ही मैं इसके एक और भी सवाल आपसे कर देती हूँ कि क्या वजह है कि भारत में 5,000 से ज्यादा डैम कहा जाता है और पाकिस्तान में कोई डैम बनाने का एक मसला पड़ जाता है, अजाब आ जाता है? देखें जी, बहुत ही वैसी किस्म का टॉपिक है और कई घंटे इस पे जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बहुत डायमेंशंस हैं। इसके साथ आपकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, आपकी फॉरेन अफेयर्स, इवन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, हर चीज़ जुड़ी हुई है। बाजार ये एक सिंपल सा मसला लगता है जी कि एक डैम बनाना है, लेकिन उसके साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हैं जिनकी तशरीह बड़ी ज़रूरी है अवाम के लिए। लेकिन ज़ाहिर है हम इसको एक अपने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जहाँ तक ये बात है ना, ये स्टेटमेंट के 10 साल में 10 डैम बनेंगे, इसको हमें इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए कि गुज़श्ता 3 साल से आप जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि 6 महीने में एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, 8 महीने में हेल्थ सिस्टम बदल जाएगा, 1 साल में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, 1.5 साल में कितने लाख घर बन जाएंगे, तो वो आपके सामने ये जो इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं कि डैम बनाने की जो है ना, जो एबीसी है, उसके अंदर चूंकि वो पत्थर का, सीमेंट का एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और ये एक टाइम टेकिंग इन्वॉल्वमेंट है। आप इसलिए दीवार जो है, जो जिसने 10 दिन में खुश्क होके तो एक दीवार बनना है, उसको एक दिन में वाइंड अप नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इम्पेशेंट हैं, या उनका जो है ऑब्सेशन में इसको कह लूँगा है डैम के मामले में, तो ये जल्दी बन जाएगी। तो उस ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। डैम के बारे में 2 चीज़ें याद रखें, एक जो है जो उसका बजट होता है वो कभी उस पर नहीं बनता है। मसलन बादशाह डैम की बात कर लेते हैं, अपने आप को मजीद नैरो डाउन करते हैं, इतने डैम हैं तो सब पे बात नहीं हो सकती। तो उसका एस्टीमेट इनिशियली इन्होंने लगाया था 14 बिलियन। तो अब आप जितने इंटरनेशनल माहिरीन की रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ के देखें तो उनकी गुज़श्ता 100 साल की रिपोर्ट्स में उन्होंने ये एनालाइज किया हुआ है कि जिस डैम की जो भी आप एक असेसमेंट लगाते हैं उससे दुगनी कास्ट पे वो जाके बनता है। और उसकी वजह यही है कि उसके दरमियान जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, जो इन्फ्लेशन है, चीज़ों की कीमतें हैं, डैमेजेस हैं, सारे मिला के, ये माहिरीन की बात कर रहा हूँ, आम आदमी, ये जो ले मैन की ओपिनियन नहीं है। तो पहली बात ये है कि कास्ट, अब जिस मुल्क के अंदर जो है उसका प्राइम मिनिस्टर खुद ऐलान करे कि अगर हमें ये $2 बिलियन ना मिलता तो हम बैंकरप्ट हो जाते, वहाँ अगर 14 बिलियन का 28 बिलियन में चेंज हो जाए और उस वक्त कोई चीन या कोई ऐसा मुल्क ना हो जो उनको ये पैसे दे, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात भी बदलते हैं और मुल्कों के अपने हालात भी बदलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वो आपको उठा के
पैसे दे दें। आप जरा सऊदी अरब की मिसाल लें, सऊदी अरब गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान को इसी तरह उठा उठा के पैसे दे रहा है या तेल दे रहा है, देता रहा है। अब ये है ना कि हम चूंकि दुनिया की सबसे जो है एहसान फरामोश नेशंस में से एक हैं पाकिस्तान के लोग, ये मैं आपको बता दूं, चूंकि वो लोग अपने जिन लोगों ने उन पे एहसान किया है उनको गालियां देना अपना फर्ज अवलीन समझते हैं। और मैं इसको अमेरिका के लिए भी कहूंगा, अमेरिका को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो करते हैं एक प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कहीं अमेरिकन इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आप उनसे पैसे लेके बिलियंस ऑफ डॉलर, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच मनी आपने अब तक जो है वो ले लिए अमेरिका से। और सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान में अगर किसी मुल्क के खिलाफ है तो वो अमेरिका है। इसी एहसान फरामोशी की दूसरी मिसाल सऊदी अरब भी देख लें। जब कभी भी आप पे कोई मुश्किल वक्त आया पाकिस्तानी कौम पे तो उन्होंने सऊदी अरब की तरफ रजू किया, कभी जाके तेल लिया मुफ्त में, या जो डेफरल प्राइसेस जिनको आप कहते हैं वो उधार ही होता है कि आज तेल दे दें तो 10 साल बाद पैसे देंगे, तो दे वर ऑलवेज देयर। अब जाके जब उन्होंने अपने आप को संभालना शुरू कर लिया, दूसरे अल्फाज में उनके अपने क्राइसिस शुरू हो गए, तो आप देखें उन्होंने जब एक दो चीजें मना की तो कैसे तोपों के रुख जो हैं वो उनकी तरफ हो गए। तो इसलिए ये कहना कि आपको डैम बनाने के लिए चीन ये पैसे जो है वो सारे दे देगा या कल इसकी कास्ट बढ़ जाती है तो वो हो जाएगा, तो इसलिए ये 10 साल का जो अल्टीमेटम है कि इसमें 10 डैम बनेंगे, जो इस पे बिलीव करता है उसका हकीकत से बहुत दूर है और उसको चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करे। कि ये हुक्मरान तबकात का मोस्ट पॉपुलर किस्म का टैक्टिस है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनसे वोट लेने के लिए। एक तो बात ये हो गई अलग। अब आते हैं डैम की तरफ। ये सारा ताल्लुक इस चीज़ का जो है वो वाटर से है और वाटर मैनेजमेंट से है डैम का ताल्लुक। और वाटर जो है ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है, ये एक इसका लीगल पहलू भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोविंस का सब्जेक्ट का मतलब ये है कि प्रोविंस ने तय करना है कि कहाँ पे डैम बनेगा, उसका जो वाटर है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी जो बिजली है वो कहाँ कहाँ जाएगी, उसकी रॉयल्टी का क्या होगा, ये सब है। और ये बहुत बड़ा एक लीगल और पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो अभी अभी रेज भी हुआ है कि जी हमारे पैसे कहाँ हैं हमारे डैम्स के या वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि आप प्रोविंसेस को तो छोड़ें, आप ऐसे इलाकों में डैम बना रहे हैं जो आपके इलाके ही नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, बादशाह डैम ही इसलिए मैंने पिक किया कि बादशाह डैम तो 20 साल पहले बनाने की बात हुई थी। जनरल मुशर्रफ का ये सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था, तो जनरल मुशर्रफ को फाइनेंसिंग क्यों नहीं मिली थी? वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने और जितने दूसरे एशिया बैंक ने जो भी कहीं लेंड कर सकते हैं, लोनिंग कर सकते हैं, IMF तो मेरे ख्याल में इस पे करता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो कर सकते हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक नंबर 1 था और बैंक एशियन बैंक था, उन्होंने ये कहा कि हम आपको पैसे इसलिए नहीं दे सकते कि ये जो डैम आप बना रहे हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया में। अब गलगित बल्तिस्तान जो है 2006 की बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया, आप ये रिजॉल्व करें, पैसे ले जाएं। मुशर्रफ को जाहिर है उस वक्त ये प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ा चूंकि जाहिर है फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद जाके दोबारा जो है इमरान खान के दौर में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, सारे इदारों से रब्ता किया, उन्होंने मना कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है 6 साल में, जिसमें कि इमरान खान से पहले भी जो है वो नवाज शरीफ दौर के में भी जो है उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से रब्ता किया और उनका यही जवाब था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो कश्मीर इशू, चूंकि गलगित बल्तिस्तान कश्मीर इशू के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको रिजॉल्व करें। 2020 में जाके तो चाइना ने इस पे एग्री किया कि हम आपको देते हैं पैसे 2020 में। अब आप जरा इसमें देखें कि चाइना ने क्यों एग्री किया। इसलिए कि जाहिर है चाइना से ज्यादा कौन जानता है कि डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना के तो बिल्कुल ही बगल के नीचे है ये। लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि ये जो कश्मीर का 84,500 मुरबा मील इलाका है, जो 14 अगस्त 1947 में महाराजा हरि सिंह की अमलदारी में ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये जो है इसमें ये गलगित बल्तिस्तान भी शामिल है और इसमें ऐसे इलाके भी शामिल हैं जो खुद चीन के पास हैं। और ये चीन ने 2-3 तरीकों से लिए।
ایک تو انہوں نے جو ہے 1947 میں جب یہ ساری بندر بانٹ ہو رہی تھی تو ان کے بھی جن جن علاقے پہ ہاتھ پڑتا تھا انہوں نے آپس میں ملا لیا، جس میں لداخ کے کچھ علاقے کچھ اس طرح کے ہیں۔ پھر انہوں نے بعد میں انڈیا سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اور کچھ دوست دھاندلی کر کے تو کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے علاقے ہیں۔ 62 کی وار میں انہوں نے کچھ علاقے انڈیا سے چھین لیے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو پیکٹ کیا تھا جس کو آپ بارڈر ایگریمنٹ کہتے ہیں، پاک انڈیا، سینو انڈیا، پاک انڈیا ساری چائنا ایگریمنٹ، اس میں انہوں نے گریب کر لیا تھا بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ لداخ اور گلگت بلتستان سے آگے کا علاقہ۔ تو اس طرح چین کے پاس اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا ایک بہت بڑا چنک ہے، تو اگر وہی پاکستان کے پاس بھی 28,000 مربع میل ہے یہ گلگت بلتستان، تو ان کو اس پہ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا یہ لیں جی ہم تو دونوں مل کے قبضہ کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس پہ جو ہے وہ دے دیا لون۔ اب یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل جو ہے وہ خلاف ورزی تھی انٹرنیشنل لا کی، اور یہ سارے جو اخلاقیات ایوری تھنگ، اس پہ انڈیا نے پروٹیسٹ ضرور کیا لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ انڈیا کا پرابلم بھی یہی ہے کہ وہ بھی بڑک لگا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بڑک لگا دی کہ جی ہم جو ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، تو بعد میں جب وہاں پہ ڈیم بننا شروع ہو گیا، فائنینسنگ ہو گئی، چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب آ کے ایز وی اسٹینڈ آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس میں اب میں یہ ہسٹری اس لیے میں نے بیان کی کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیم جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسے ہی ٹیریٹوری پہ بنا ہے جہاں پہ یہ آتھورائز نہیں تھا۔ سیکنڈلی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے، خود کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے، بلکہ چھوڑیں پیچھے چلے جائیں انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ پروونس کا سبجیکٹ تھا، واٹر مینجمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ تو اس میں آپ کو سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈیم ہے یہ پھر گلگت بلتستان کی عملداری میں نہیں ہوگا۔ یہی ڈیم اگر جو ہے وہ پختونخوا میں ہو تو اس کو پختونخوا کی عملداری میں ہونا چاہیے نا، یا سندھ میں ہو تو سندھ کی، چونکہ یہی قانون میں لکھا ہوا ہے اور یہی آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ ان کے پاس ہوگا جو کہ وہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم میں ان کو شامل نہیں کیا جائے گا کہ واٹر پہ پہلا حق ان کا ہے، وہ پہلے خرچ کریں تو پھر آگے جائے، خواہ پختونخوا کی طرف جائے یا پنجاب کی طرف جائے، یا اس کی رائلٹی جو ہے وہ ان کو دی جائے، یا پھر اس کی جو بجلی آپ بنائیں گے اس میں پہلا حق ان کا ہو اور اس کے بعد پھر آگے دی جائے۔ یہ تینوں چیزیں اگنور کر دی جائیں گی، اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں یہی ہے۔ آزاد کشمیر میں اس وقت تک 7 ڈیم بن چکے ہیں جو سارے کے سارے چائنا نے فائننس کیے، اور شاکنگ میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ ان میں سے 7 کے 7 کے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ان کو اس کی کاپی دی گئی، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ بھائی یہ جو آپ کے علاقے میں ہم نے آ کے ڈیم بنائے ہیں اور ان میں سے اکثر فنکشنل ہیں جن سے ہم بجلی لے کے تو ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا پانی، تو اس میں آپ کے کیا خیال ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ یہ پروونس کا سبجیکٹ ہے اور آزاد کشمیر پروونس سے آگے کی چیز ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ پروونس سے بھی اگلا ایک سٹیپ ہے اپنی انٹرنل آٹونومی کے حوالے سے بظاہر کہنے کی حد تک۔ اسی لیے یہ بحث چلتی ہے اور ہر آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا آزاد کشمیر واقعی آزاد ہے؟ جیسے میں وہاں کا کوئی صدر لگا ہوا، مجھے یہ آپ جا کے خود دیکھ لیں۔ اس لیے آزاد کشمیر کے جو ہے اس لیے سب آپ سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، تو اب آزادی کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ کو اپنے ڈیم کی جو رائلٹی ہے وہ تو ملے۔ منگلا ڈیم جو ہے وہ 60s میں بنا تھا وہاں پہ، جہاں سے یہ میرپور کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں بے دخل ہوئے تھے، اور اب آ کے رپورٹیں آ رہی ہیں 70 سال بعد کہ وہاں پہ ان کے گھروں میں پانی آ رہا ہے اور بعض جگہوں پہ پانی اوپر اٹھنا شروع ہو گیا، تو جو ڈیم کے ارد گرد جا کے انہوں نے بستیاں بسائی تھی وہ کچھ سالوں بعد جو ہے وہ ڈوبنی شروع ہو جائیں گی۔ ان کے قبرستان پہلے ڈوب گئے، انہوں نے جا کے لندن میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ پناہ لی یا کہیں اور گھر بنائے۔ تو یہ سسٹم جو ہوتا ہے، اسی طرح یہ بادشاہ ڈیم کا ایشو ہے۔ ڈیمز جو ہیں وہ کوئی ایسی وہ مذاق نہیں ہوتی۔ اس کا تیسرا پہلو، اب میں بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، اس تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ پروونس کا رائٹ ہے، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے، انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل اور رانگ فلی واٹر کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سارا پانی پنجاب کی طرف جائے گا۔ پہلے یہ ایون بادشاہ ڈیم کا پانی بھی
यही वजह है कि आप ये देखें फसलें जो हैं उनका जो आउटपुट है कि इस वक्त जो आपकी